मैं सचिन गौड़ एक बार फिर पुनः आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम एक मॉक टेस्ट निकालने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट के अंदर 20 MCQ को इंक्लूड किया गया है। और ये हमारी इस सीरीज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। तो सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो बच्चे चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं, सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का अपना लेक्चर। सभी बच्चे तेजी के साथ एक बार जय हिंद लिखकर आप अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की आज की हम बात कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिया गया है, बनरसिंहगढ़ किस जनपद में है? ये एक स्थान का नाम है। बनरसिंहगढ़ नाम की जो जगह है उसका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, पहला विकल्प आपके पास मौजूद है बलरामपुर, दूसरा सीतापुर, तीसरा महाराजगंज और डी बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया लखीमपुर खीरी। बनरसिंहगढ़ नाम की जो जगह है वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? बलरामपुर, सीतापुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी। सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे और किसी भी स्टूडेंट को 4 सेकंड से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। आज का सेशन जो है 20 क्वेश्चन का होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा। बिना ज़्यादा बात करे, बिना ज़्यादा टाइम लगाए हम डायरेक्टली ऑप्शन और क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, बनरसिंहगढ़ किस जनपद में है बच्चों? एक विकल्प था आपके पास बलरामपुर, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक था सीतापुर, ये भी आपका गलत है। एक आपको दिया गया था डी लखीमपुर खीरी, ये भी आपका गलत है। बनरसिंहगढ़ नाम के स्थान का संबंध महाराजगंज जनपद से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए, बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्प्ले पर आ चुका है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य यानी कि मछली पालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपके पास बच्चों 4 विकल्प मौजूद हैं डिस्प्ले पर। एक है 1950, 1985, 1966। एक डी विकल्प मौजूद है यहाँ पर 1973। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? 1950, 1985, 1966, एक 1973। चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर मौजूद हैं, उन्हीं में से आपको राइट का सिलेक्शन करना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को आज खर्च नहीं करना है। एक 1950 आपका पूर्ण रूप से गलत है, 1985 भी आपका गलत है, 1973 भी गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मत्स्य विभाग की स्थापना सन 1966 में की गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। इन फ्यूचर किसी ना किसी एग्जाम में ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की, तो उन्हीं के माध्यम से भारत में पहला मुस्लिम मदरसा कलकत्ता में खोला जाता है। आफ्टर दैट हिंदुओं के लिए भी एक संस्कृत कॉलेज खोलने की प्लानिंग बनाई जाती है। तो ये प्लानिंग किस कैंडिडेट के द्वारा बनाई जाती है? तो आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम क्वेश्चन को पुनः पढ़ लेते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे। एक है जोनाथन डंकन, एक है वारेन हेस्टिंग, एक है लॉर्ड मैकाले, एक है बंकिम चंद्र। चलिए 4 विकल्प बच्चों यहाँ पर मौजूद है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आधुनिक भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा खोला गया ये भारत का पहला संस्कृत महाविद्यालय था, ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। विकल्प 4 मौजूद है, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, एक आपके पास है बंकिम चंद्र। चलिए, बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहाँ पर हम बंकिम चंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम आपका गलत है। लॉर्ड मैकाले भी आपका गलत है, लॉर्ड मैकाले तो बहुत ज़्यादा बाद में आए। वारेन हेस्टिंग का कुछ लिंक है, लेकिन उनके द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। उस समय ये भारत में गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनके द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। आप लोगों को ध्यान रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आधुनिक भारत में भी पूछा जाता है और जो टीचिंग एग्जाम है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चलिए, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 की।
चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में सड़क की लंबाई कितनी होगी? ये तो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे अखिलेश जी के समय में बनाया गया था, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई है। ये उत्तर प्रदेश को पश्चिम से पूर्व की ओर जोड़ने वाले गलियारे के रूप में होगा। सपोज करते हैं हम, ये आपका यूपी का मैप है, ठीक है, और ये मेरठ से ऐसे चलेगा और मेरठ से चलते हुए ये इलाहाबाद पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका जो मुख्य टारगेट होगा, ये पूर्व को पश्चिम से कनेक्ट करने के लिए होगा। ये मेरठ से चालू होगा, मेरठ प्रतापपुर से, और सीधा आगे कहाँ जाकर ये निकलेगा? ये इलाहाबाद में निकलेगा, ठीक है। इसी एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे कहा गया है और काम इस पर लगभग चालू हो चुका है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। मेरठ से इलाहाबाद तक होगा। आपको इसकी लेंथ बतानी है किलोमीटर में, तो इसकी लेंथ किलोमीटर में बच्चों कितनी है? एक विकल्प है 1470, एक है 985, एक है 1047, एक आपको दिया गया है 1250। चलिए 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद के बीच में बनाया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है कि इसकी लेंथ लगभग किलोमीटर में कितनी है। चलिए, 4 विकल्प मौजूद है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। ए विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, और डी 1250 भी यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से इलाहाबाद के लिए है और ये कितनी किलोमीटर को कवर करेगा? 1047 किलोमीटर। चलिए, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद ये घोषणा की गई थी कि भारत में प्रांतीय चुनाव होंगे। जो ब्रिटिश प्रांत है उन सभी के अंदर चुनाव किए जाने हैं। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटों की संख्या थी? ये आप लोगों को बताना है। एक विकल्प आपके पास 248, 228, 250, एक डी विकल्प है यहाँ पर 210। चलिए, आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ ये घोषणा की गई थी कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में संयुक्त चुनाव किए जाने हैं। तो उसके लिए कितनी सीट रखी गई थी? 248, 228, 250, और एक आपके पास विकल्प डी भी मौजूद है बच्चों, 210। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया गया है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक विकल्प दिया गया है 210, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक 250, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक ए 248, ये भी पूर्ण रूप से गलत है। अब बात करते हैं हम एक सही विकल्प की। तो 228 बच्चों यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से एकदम सही विकल्प है। आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से ये काफ़ी खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं ये फेस करना होगा। और मेरे जितने भी ये सेशन हैं, इन सभी सेशन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही इंक्लूड करता हूं। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए, राज्य विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है? चलिए, वर्तमान समय में राज्य विधानसभा में SC ST की जो सीटें हैं स्टेट लेवल पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं? राज्य विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीट रिजर्व रखी गई हैं? चलिए, 403 सीटों में से लगभग कितनी सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, ये आप लोगों को बताना है। एक आपके पास है 87, एक है 89, एक है 92, एक बच्चों यहाँ पर डी भी मौजूद है 95। चलिए, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। राज्य विधानसभा में SC ST जातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं, जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करेंगे और तेजी के साथ सेशन के साथ आप लोगों को जुड़ जाना है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। सही विकल्प की यदि हम बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पर 87 आपका पूर्ण रूप से गलत है, 92 भी गलत है, 95 भी गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में विधानसभा में SC ST के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई हैं उनकी संख्या बच्चों कितनी है? 89। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए, 27 क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। राज्य में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर मक्का का उत्पादन पूरे यूपी के अंदर जनपद लेवल पर यदि हम रैंक डिसाइड करते हैं तो सबसे अधिक होता है?
तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प है हम लोगों के पास, एक है फिरोजाबाद, एक है बहराइच, एक है बुलंदशहर, एक बच्चों यहाँ पर डी मौजूद है श्रावस्ती। राज्य में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन से जनपद के द्वारा किया जाता है? सभी बच्चे अपने आंसर 4 सेकंड के अंदर चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। राज्य में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला कौन सा जनपद है? ये बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है, ये केवल आपको याद कर लेना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। बच्चों फिरोजाबाद आपका गलत है, बहराइच आपका गलत है, एक है श्रावस्ती, ये भी आपका गलत है। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जो जिला है उसका नाम क्या है? बुलंदशहर। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? भारत की और विश्व की विरासत स्थल में शामिल जो ताजमहल है, विश्व के आश्चर्यों में भी शामिल है, इसका निर्माण कौन से राजा के द्वारा कराया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक है आपका जहांगीर, एक है शाहजहां, एक है औरंगजेब, एक है शेरशाह सूरी। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोग आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। इससे आसान क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं होने वाला है और सभी बच्चे लगभग सही आंसर सबमिट करा रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चों का लगभग सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम राइट विकल्प की। बहुत ज़्यादा समय हमको यहाँ नहीं लगाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जहांगीर आपका गलत है, औरंगजेब भी गलत है, शेरशाह भी गलत है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, ताजमहल आगरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायन से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से था? एक बच्चों आपको दिया गया है किराना घराना, एक है आगरा का, एक है बनारस का, एक आपको दिया गया अतरौली का। अतरौली अलीगढ़ में पड़ता है। चलिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, आगरा घराना, बनारस और अतरौली। अतरौली का पूरा है अतरौली अलीगढ़। चलिए 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से? चलिए आप लोगों के पास बच्चों 4 सेकंड का समय था, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। थोड़े से आज एक्टिव और फास्ट हो जाइएगा ताकि क्लास समय से कंप्लीट हो और हमारे जो 20 क्वेश्चन का टारगेट है वो भी हमारा मिनिमम अचीव हो जाए। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। अतरौली यहाँ पर गलत है, बनारस भी बच्चों आपका गलत है, आगरा भी गलत है। पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो कौन से घराने से है? किराना घराने से है। एकदम सही और सटीक आंसर आपको मिल गया है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, कला संगीत, आधुनिक भारत और करंट अफेयर दोनों के हिसाब से ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आगे की हम। क्वेश्चन नंबर 30। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ? निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जनपद बताना है। निज़ामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे और आई थिंक ये खिलजी वंश के समय में हुए, प्रारंभिक खिलजी वंश के समय में। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में निज़ामुद्दीन औलिया नाम के एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ था? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों यहाँ पर। एक है एटा, एक है इटावा, एक है बदायूं, एक डी भी मौजूद है यहाँ पर कौशाम्बी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? एटा, इटावा, बदायूं, कौशाम्बी। चलिए तेजी के साथ, अरे भाई सबमिट कराओगे आप अपने आंसर? चलिए अरे भाई तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट कराने हैं। यहाँ पर बच्चों एटा आपका पूर्ण रूप से गलत है, इटावा भी आपका गलत है, कौशाम्बी भी गलत है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक जनपद के अंदर होता है। यही बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है, यानी कि आपका जो सी विकल्प है बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 की। चंद्रशेखर आज़ाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चलिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बच्चों 4 विकल्प यहाँ पर हैं। एक है मेरठ, एक है इलाहाबाद, एक आगरा है और एक डी विकल्प यहाँ पर है आपके लिए कानपुर।
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर अपने सबमिट कराएंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। चलिए 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 तेजी के साथ, अरे सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं, टाइम नहीं लगाना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की, लेकिन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबल पार्क में हुई थी, लेकिन बच्चों यहां पर आपसे एक यूनिवर्सिटी की बात की गई है, ना कि चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए अब बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर हम मेरठ यहाँ पर एकदम गलत है, इलाहाबाद एकदम आपका गलत है, आगरा आपका गलत है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मौजूद है? कानपुर में मौजूद है। अच्छे से ध्यान रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई, बल्कि आपसे ये पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, यानी कि कानपुर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा बाग किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा बाग किस जनपद में है? एक विकल्प बच्चों यहाँ पर है वाराणसी, एक जौनपुर है, एक मिर्जापुर है, एक उन्नाव है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा बाग उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में मौजूद है? ये आंसर आपको लगभग 4 सेकंड में सबमिट करा देना है। वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, उन्नाव। चलिए आई थिंक आप लोगों का 3 से 4 सेकंड का जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की। एक आपको दिया गया है वाराणसी, जो कि पूर्ण रूप से बच्चों गलत है। एक बी आपको मौजूद है यहाँ पर जौनपुर, ये भी आपका गलत है। डी उन्नाव भी गलत है। गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा बाग, मेन क्वेश्चन है गुरुद्वारा बाग कहाँ पर है, ठीक है। गुरुद्वारा बाग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में है और गुरुद्वारा बाग का संबंध किससे है? गुरु तेग बहादुर जी से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। बहुत ज़्यादा समय आज हम लोगों को खर्च नहीं करना है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रारंभ की थी? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखते हो तो भी खास है, और बाकी स्टेट लेवल जीएस के हिसाब से देखते हो तो भी खास है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाएगा, ये परंपरा सबसे पहले कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? एक आपके पास विकल्प है बच्चों यहाँ पर पश्चिम बंगाल, एक आपको दिया गया है बिहार, एक आपको दिया गया है मध्य प्रदेश और एक डी आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाएगा, ये परंपरा सबसे पहले कौन से राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? आपको 3 से 4 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए दिया गया था, जो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एकदम सही विकल्प की। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर देना था। जिन बच्चों ने आंसर दिया है बहुत अच्छा है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है सभी को अपने नियमित समय के अंदर आप अपने रिप्लाई चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों हम सही विकल्प की। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका गलत है, बिहार आपका गलत है, मध्य प्रदेश आपका गलत है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। विधानमंडल की जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की जो परंपरा है ये उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 34 की। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह क्या है? ये लगभग सभी स्टेट में एप्लीकेबल है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही नहीं, लगभग भारत के सभी राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी एज को हम लोगों ने इंक्लूड किया है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तो बच्चों एक विकल्प मौजूद है यहाँ पर 5 वर्ष, एक है 7 वर्ष, एक आपका 12 वर्ष है, एक डी आपको दिया गया है 14 वर्ष। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, फर्स्ट प्योरिटी, तो वह कौन सी एज है? चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
4 सेकंड का आप लोगों को बच्चों समय दिया गया था, ये आपका लगभग खत्म हो चुका है। तो बच्चों ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी आपका यहाँ पर सही विकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और बाकी लगभग सभी स्टेट के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे की किसी भी परीक्षा में ये बात आपको काम आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हिस्ट्री से रिलेटेड है और यूपी की हिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि ऋषिपंतम या मरगदांव का आधुनिक नाम क्या है। ऋषिपंतन या मरगदांव नाम का जो स्थान है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। एक विकल्प यहाँ पर मौजूद है वाराणसी, एक है सहज नवा, और एक सी विकल्प है कुशीनगर, और एक डी विकल्प है यहाँ पर सारनाथ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट कराना है। ऋषिपत्तन या मरगदांव का आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान समय में मरगदांव को किस नाम से जाना जाता है। वाराणसी, सहजनवा, कुशीनगर और सारनाथ, 4 विकल्प मौजूद हैं, आपको सही आंसर सबमिट कराना है। तो बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 सेकंड है, इन 4 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को सही आंसर सबमिट कराना है। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। वाराणसी गलत है, सहज नवा गलत है, कुशीनगर भी आपका गलत है, सारनाथ यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। मरगदांव के नाम से या ऋषिपत्तन के नाम से प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में सारनाथ वाराणसी की जो जगह है इसको जाना जाता था। बुद्ध के समय में इसको मरगदांव और ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता था, उसके बाद सारनाथ के नाम से जाना गया। और सारनाथ वाराणसी के पास में एक लोकल छोटा सा स्थान है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई है वह क्या है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा का नाम हिंदी है और सेकंड भाषा का नाम उर्दू है। उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा कौन से सन में प्रदान किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। संविधान के एंगल से, उत्तर प्रदेश के एंगल से, दोनों ही एंगल से क्वेश्चन काफी खास है। ए विकल्प है आपके पास 1987, एक है 1989, एक है 1999, एक आपको दिया गया 1991। चलिए 87, 79, 99, 91 तेजी के साथ आपको क्या करना है, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और चैट बॉक्स में तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराना है। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा कब प्रदान किया गया था। आपके पास 4 सन हैं, उन्हीं में से आपको एक राइट आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। बच्चों ए विकल्प यहां पर देखो 4 सेकंड आपको दी गई थी। ईमानदारी के साथ सभी बच्चे 4 सेकंड में आंसर सबमिट कराएंगे और टीचर जब आंसर को बता देता है उसके बाद आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये साइंस नहीं लगानी है कि टीचर पहले आंसर देगा उसके बाद मैं राइट आंसर सबमिट कराऊंगा। हम लोगों को सीखना है, ईमानदारी भी दिखानी है। ईमानदारी के साथ टीचर के आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, सी भी गलत है आपका, 91 भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है 1989 के अंदर उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो योजना है ये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों पर लागू की गई थी। चलिए मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों पर लागू की गई थी। 4 विकल्प बच्चों यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, एक 25, एक 22, एक सी भी 22 है, एक डी यहाँ पर दिया गया 18। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मनरेगा रोजगार गारंटी जो स्कीम है महात्मा गांधी के नाम पर चलाई गई, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब इसको लागू किया गया था तो उसके लिए कितने जनपदों का चुनाव किया गया था। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर बच्चों आपके पास 4 विकल्प थे, एक ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, एक आपका डी पूर्ण रूप से गलत है। मनरेगा को जब यूपी पे इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसके लिए कितने जनपदों को चुना गया था, 22। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना है, 22 हो जाना है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी के अंदर स्थित है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। 4 विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं,
एक आपको दिया गया है आगरा, एक आपके लिए है बरेली, एक सी गोरखपुर भी दिया गया है, एक डी भी हम बात कर लेते हैं मेरठ। चलिए 4 विकल्प हम लोगों के पास हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का ही समय लगाना है, आप लोगों को फास्टली रिप्लाई करना है। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए 4 सेकंड का आपके पास समय है, उसी में आप लोगों को रिप्लाई करना है। थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइएगा, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाइएगा और सीखते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर मौजूद है? बच्चों इसके लिए डी विकल्प मेरठ आपका पूर्ण रूप से गलत है, गोरखपुर भी गलत है, बरेली भी आपका गलत है। इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर मौजूद है आगरा। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी के अंदर मौजूद है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। जैनियों का काशी किसे कहा गया है? जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए काशी एक तीर्थ स्थल है, उसी प्रकार तुलना की गई है। जैनियों का काशी किसे कहा गया है? एक आपके पास उपलब्ध है कुशीनगर, एक है प्रयाग, एक है अयोध्या, एक है हस्तिनापुर। महाभारत काल का एक जनपद है हस्तिनापुर, वर्तमान में भी इसका नाम हस्तिनापुरी है। ठीक है, एक अयोध्या राम जी वाला, जिसको वर्तमान में भी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, प्रयाग और कुशीनगर, सभी आधुनिक नाम हैं। और कंपेयर करके बताना है जैनियों का काशी किसको कहा गया है। 3 से 4 सेकंड का ही मैक्सिमम आप लोगों को समय लगाना है। और ईमानदारी के साथ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और डेली 9 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है। डेली 9 बजे हम लोगों के द्वारा लाइव क्लास चलाई जाती है। जैनियों का काशी किसको कहा गया है? कुशीनगर, प्रयाग, अयोध्या, हस्तिनापुर। बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पर सही विकल्प की। कुशीनगर आपका एकदम गलत विकल्प है, प्रयाग भी गलत है, अयोध्या भी गलत है। जैनियों का काशी हस्तिनापुर को कहा गया है। यहाँ पर जैनियों की जो कलाकृति है उसको बड़े हाई पीक पर हम लोग मंदिरों के अंदर देखते हैं और बहुत सारे अधिकांश मंदिर इस स्थान पर जैनियों से रिलेटेड हैं। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जैनियों का काशी किसको कहा गया है? हस्तिनापुर को। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बच्चों, उसके बाद हमारा ये जो सेशन है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा और सभी बच्चों को सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। चलिए चलिए बच्चे एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके विकल्प को पढ़ते हैं और तब जाकर कहीं आज की हमारी जो क्लास है वो ऑफ हो जानी है। और सभी बच्चों को क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा भी लगा देना है। चलिए, एक बहाना एक अवसर होता है वंदे मातरम बोलने का भी, तो वो आपको मिस नहीं करना है। इस बहाने से थोड़ा सा अपनी मातृभूमि को भी याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक यानी कि ताम्र माने तांबा, पाषाणिक मतलब पत्थर, तांबे और पत्थर का जो युग है उसको ताम्र पाषाणिक युग कहा गया है। इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं? ताम्र पाषाणिक यानी कि तांबा और पत्थर दोनों की जो सभ्यता है उसका जो दौर है उसके साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक विकल्प आपके पास है सहारनपुर, एक है लखनऊ, एक बच्चों यहाँ पर सी है श्रावस्ती और एक डी आपको दिया गया कौशाम्बी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सहारनपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, कौशाम्बी। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं और आपको तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य स्थान कहां से प्राप्त हुआ है? सहारनपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, कौशाम्बी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य यूपी में कहां से प्राप्त हुए हैं? कौशाम्बी आपका गलत है, श्रावस्ती आपका गलत है, लखनऊ बच्चों आपका गलत है, सहारनपुर आपका पूर्ण रूप से सही है। सहारनपुर से ही उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सभी बच्चों को याद रख लेना है प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से और उत्तर प्रदेश के इतिहास के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, और मैं सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिन बच्चों के पास हम लोगों का टेलीग्राम का लिंक नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा और आप सभी को साई कोचिंग लाइव
सर्च करना है, टेलीग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको उपयोगी PDF फाइल उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपके नोट्स बनाने में आपको सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की सूचना हो हम लोगों के द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से ही छात्रों को दी जाती है। साईं कोचिंग लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, दोनों को ही आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की क्लास बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।